Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of BS third semester course Basic Physical Chemistry 1. इससे पहले के लेक्चर में हमने लिक्विड्स का जो पोर्शन है वो इख्तिताम पजीर कर चुके थे, जिसमें हमने लास्ट प्रॉपर्टी जो है डायपोल मोमेंट, its determination and the applications of dipole moment in elucidating the structure of molecules and also in questioning the answers regarding stereochemistry of molecules, and also the determination of percentage ionic character of chemical bond, that is covalent bonds, हम डिस्कस कर चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम नए अप्रोच के साथ एक नई अप्रोच के साथ जो है आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सॉलिड्स के हवाले से हम आज जो है डिस्कशन करेंगे कि सॉलिड्स क्या है, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और कौन कौन सी सॉलिड्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कितनी सिस्टम कितनी टाइप्स में उसको क्लासिफाई किया जा सकता है, और ये सारी चीज़ें जो है आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं। अबाउट सॉलिड्स कि सॉलिड्स क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि सॉलिड्स जो आप ऑलरेडी जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में या प्रीवियस क्लासेस में भी ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि सॉलिड मैटर का वो पोर्शन है जो अपनी शेप को रिटेन करता है विदाउट बीइंग कन्फाइंड इन अ वेसल। जैसे इसकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, ये इसको अपनी शेप रिटेन करने के लिए किसी वेसल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद अपनी शेप को रिटेन रखता है। और इसमें अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है, अगर वो एक रेगुलर पैटर्न में, एक रेगुलर रिपीटिंग एरेज में, एरेज मीन्स पैटर्न जो है जिसको हम पैटर्न कहते हैं, रेगुलर रिपीटिंग एरेज में अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स अरेंज हो तो इस किस्म के सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपेरेंटली तो हमें सॉलिड्स दिखते हैं, जैसे कि ग्लास है, लेकिन इनका जो क्लोज एग्जामिनेशन किया जाए, इनकी स्ट्रक्चरल स्टडी की जाए, तो उससे ये पता चलता है कि इनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड। वो उनमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, उनमें डिसऑर्डर होता है। इस किस्म के सॉलिड्स को हम एमोर्फस सॉलिड्स कहते हैं या ग्लासी सॉलिड्स भी कहा जाता है। ग्लास इज इटसेल्फ ए सुपर कूल्ड लिक्विड, इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की वो ऑर्डर्ड नहीं होती, वो डिसऑर्डर्ड होती है, ठीक। इसी ये चीज़ सामने आई है कि आपके पास जो एमोर्फस सॉलिड्स हैं, उनका जब क्लोजर एग्जामिनेशन किया गया, उनकी स्टडी, उनकी जो स्ट्रक्चर्स को एग्जामिन किया गया, तो ये चीज़ सामने आई है कि इवन एमोर्फस सॉलिड्स में भी कुछ हद तक या कुछ परसेंटेज होती है क्रिस्टलिनिटी की। शॉर्ट ऑर्डर अगर उनकी अरेंजमेंट देखी जाए तो शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट में हमें ये पता चलता है कि उनमें देयर सम सॉर्ट ऑफ क्रिस्टलिनिटी, दैट इज देयर इज स्मॉल परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलिनिटी इन एमोर्फस सॉलिड्स। लेकिन अगर लॉन्ग रेंज ऑर्डर या लॉन्ग रेंज स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाए तो उससे पता चलता है कि इसमें डिसऑर्डरनेस है। मतलब इन एमोर्फस सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, दे रिजेंबल द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स, उनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं, ठीक। और ये कहा जाता है कि क्रिस्टल्स में जो मेटल्स की जो क्रिस्टल्स हैं, मेटालिक क्रिस्टल्स हैं, उसमें जो पैटर्न होता है ऑर्डर का, इट इज बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स एंड नॉट ऑन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इंडिविजुअल एटम्स की बुनियाद पे उसके जो पैटर्न है उसको डिस्कस किया जाता है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं, मेटालिक क्रिस्टल्स होते हैं, दे आर लैटिसेस, क्रिस्टल लैटिसेस आर कंपोज्ड ऑफ मेटल एटम्स। उनमें मेटल एटम्स जो होते हैं मौजूद होते हैं, नॉट मॉलिक्यूल्स। क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड्स में काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी एस्पेक्ट्स में ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जैसे ये कहा जाता है कि एक प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट पे वो एक शार्प टेम्परेचर पे वो पिघलता है, मेल्ट करता है। लेकिन जब आप एमोर्फस सॉलिड को हीट करते हैं तो पहले वो आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है और फिर वो मोबाइल होता है, हरकत में आता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स विदाउट अंडरगोइंग ए शार्प चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। उसमें आपके पास जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है, मतलब ये कि आप जब उसको मेल्ट करते हैं तो वो इट मेल्ट्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स रादर देन एट शार्प टेम्परेचर।
उसमें उसकी जो मेल्टिंग है वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स पे होती है, ना कि एक सिंगल टेम्परेचर या एक शार्प टेम्परेचर पे उसकी मेल्टिंग होती है। इसका जो बुनियादी मकसद ये है कि उसमें आपके पास बाज पॉइंट्स पे उसमें ऑर्डर है, बाज अगर उस पर देखा जाए तो ऑर्डर भी उसमें मौजूद होता है, डिसऑर्डर भी उसमें मौजूद होता है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एमॉर्फस सॉलिड में भी कुछ क्रिस्टलिनिटी की कुछ परसेंटेज होती है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शॉर्ट नहीं होता, वो मेल्ट होता है ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। और इसके अलावा ये चीज़ भी है कि आपके पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें रेगुलर रिकरिंग फेसेस होते हैं। उनके फेसेस होते हैं वे एट डेफिनेट इंटर एक्सियल एंगल्स। इनको उनमें उनके फेसेस में खास किस्म के एंगल्स होते हैं जिनको इंटर एक्सियल एंगल्स कहते हैं। उनकी एक्सिस में उनकी एक्सिस होती हैं अपनी, और उनके वो हम डिस्कस करेंगे अभी यूनिट सेल की जब डिस्कशन करेंगे तो उसमें ये चीज़ आपको वाज़ेह हो जाएगी कि इंटर एक्सियल एंगल्स कौन से होते हैं, और लेंथ ऑफ एक्सिस जो है वो उसमें और जो है वो चीज़ भी हम अभी मजीद आने वाले उसमें टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इसमें इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं, इनके फेसेस के दरमियान एंगल्स होते हैं, और इनके रेगुलर फेसेस होते हैं, रिकरिंग फेसेस होते हैं जो अपने आप को रिपीट करते हैं। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स में इस तरह के फेसेस नहीं होते। इसी तरीके से अगर ये चीज़ सामने आई है कि आपके पास जो सॉलिड्स के जो स्ट्रक्चर हैं उनको डिटरमिन करने के लिए मुख्तलिफ फिजिकल मेथड्स जो है स्टडी किए जाते हैं, या मुख्तलिफ फिजिकल मेथड्स एम्प्लॉय किए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय किया जाने वाला मेथड जो है उसको एक्स-रे डायफ्रैक्शन कहते हैं। और इसके दो फ़वाइद हैं एक्स-रे डायफ्रैक्शन के केमिस्ट्री में। एक तो ये कि आपको इससे सॉलिड्स जो मटेरियल है जिसको आप जो है उसका एनालिसिस कर रहे हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी क्रिस्टलिनिटी को, एक्सटेंट ऑफ क्रिस्टलिनिटी को स्टडी कर सकते हैं, या उसके क्रिस्टलाइन फेस को स्टडी कर सकते हैं। और साथ में आपको ये चीज़ भी पता चलती है कि किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की जो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स में रिपीट करते हैं अपने आप को। जैसे कि आपके पास जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन है या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी एक्स-रे डायफ्रैक्शन से ही जो है स्टडी किया जाता है। और ना सिर्फ उनके बल्कि और भी बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं जिनके स्ट्रक्चर्स को एक्स-रे डायफ्रैक्शन से स्टडी किया जाता है। तो इससे ये चीज़ आपको सामने आती है कि आप जब किसी भी मॉलिक्यूल की थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टडी करते हैं तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा या सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द नेचर ऑफ फोर्सेस दैट आर होल्डिंग एटम्स इन द मॉलिक्यूल। उन फोर्सेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है जो जो एटम्स को मॉलिक्यूल्स के अंदर थामे हुए होते हैं। ये फोर्सेस फिजिकल फोर्सेस भी हो सकती हैं, ये फोर्सेस केमिकल फोर्सेस भी हो सकती हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं या वगैरह वगैरह, लेंथ एंड डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। इनकी स्टडी भी आप एक्स-रे डायफ्रैक्शन से ही कर सकते हैं। और साथ में आपको ये भी पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको भी आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, बाय एक्स-रे डायफ्रैक्शन मेथड। अच्छा, ये जो चीज़ है कि अगर दो आपके पास एक्स-रे डायफ्रैक्शन मेथड जो है, ये एडवांटेजेस है, इसकी एडवांटेजेस जो है केमिकल एनालिसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा है। अगर इसका कंपैरिजन हम केमिकल एनालिसिस के साथ करें तो जो उसके ऊपर इसके बहुत से फोकियत इसको दी जाती है, इसकी बहुत सी वजूहत हैं। जैसे कि एक वजह तो ये है कि आपको एक्स-रे डायफ्रैक्शन के लिए जो मटेरियल है उसको अगर एनालाइज कर रहे हैं तो उसकी स्मॉल क्वांटिटी आपको चाहिए, लेकिन केमिकल एनालिसिस में आपको लार्जर क्वांटिटी चाहिए होगी, जिसकी वजह से मटेरियल जो है उसकी क्वांटिटी ज़ाया हो जाती है केमिकल एनालिसिस में। लेकिन जो उसकी एक्स-रे डायफ्रैक्शन एनालिसिस है उसमें स्मॉल क्वांटिटी रिक्वायर होती है, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी रिक्वायर होती है। और आल्सो ये चीज़ हमें पता चलती है कि हम इससे मुख्तलिफ सॉलिड फेजेस के मिक्सचर्स को एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा सॉलिड सब्सटेंसेस हैं, उनका मिक्सचर है, तो उनकी जो स्टडी है, उनकी स्ट्रक्चरल स्टडी है, या उनकी स्ट्रक्चरल स्टडी को हम जो है आसानी से स्टडी कर सकते हैं बाय एक्स-रे डायफ्रैक्शन मेथड। केमिकल एनालिसिस हमें ये नहीं बताता, बल्कि केमिकल अगर हम केमिकल एनालिसिस का कंपैरिजन एक्स-रे डायफ्रैक्शन के साथ करें तो केमिकल एनालिसिस हमें ये बताता है कि किस किस्म के एटम्स और आयंस मौजूद हैं सैंपल के अंदर, और उनकी प्रोपोर्शन क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है। लेकिन केमिकल एनालिसिस हमें ये नहीं बताता कि कौन सा एटम या कौन सा आयन किसी और एटम या आयन के साथ लिंक्ड है। उनकी लिंकेज के बारे में आपको नहीं बताते। फॉर एग्जांपल आपके पास इसकी नीचे एग्जांपल हमने बताई हुई है। फॉर इंस्टेंस आप कंसिडर करें कि आपके पास एक सॉलिड है जिसको एक फेज इक्विलिब्रियम स्टडी में जो है ऑफ द साल्ट पेयर एक सॉलिड सब्सटेंस है
जिसको फेज इक्विलिब्रियम स्टडी ऑफ साल्ट पेयर, जैसे कि आपके पास सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोराइड है, उनकी फेज इक्विलिब्रियम स्टडी है, उससे इस सॉलिड को या इस सॉलिड मिक्सचर को निकाला गया है, स्टडी की उसको अखज़ किया गया है और आप उसको स्टडी कर रहे हैं। तो केमिकल एनालिसिस हमें ये बताता है कि इसमें चार किस्म के कैटायंस हैं, सॉरी चार दो किस्म के कैटायंस हैं और दो एनाइंस हैं, चार किस्म के आयंस हैं टोटल, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, नाइट्रेट आयन और क्लोराइड आयन। और इनकी अपनी क्वांटिटीज भी है जो केमिकल एनालिसिस से आपको पता चल जाती है। लेकिन आपको ये नहीं बताता कि इसमें कौन सा कैटायन कौन से एनाइन के साथ लिंक्ड है। दैट इज, इट डज नॉट टेल which of the possible chloride and nitrates are present out of four salts। फॉर एग्जाम्पल आपके पास चार पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, या सोडियम क्लोराइड होगा, या सोडियम नाइट्रेट होगा, या मतलब इन केस ऑफ सोडियम सोडियम कैटायन के केस में, क्योंकि एनाइन दो है, क्लोराइड है और नाइट्रेट है। इस तरह पोटाशियम के केस में भी आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, या पोटाशियम नाइट्रेट होगा या पोटाशियम क्लोराइड होगा। तो अब इनमें इन चार सॉल्ट्स में कौन सा पॉसिबली जो है इन चारों में से कौन सा क्लोराइड मौजूद है, कौन सा नाइट्रेट मौजूद है, या सोडियम क्लोराइड मौजूद है या सोडियम नाइट्रेट मौजूद है, या पोटाशियम नाइट्रेट मौजूद है या पोटाशियम क्लोराइड मौजूद है, या ये तमाम के तमाम मौजूद है। ये चीज़ आपको केमिकल एनालिसिस से नहीं आप नहीं मालूम कर सकते। केमिकल एनालिसिस आपको यही नहीं बताता। हाँ, इस किस्म के क्वेश्चंस जो है या इस किस्म की जो क्वेरीज होती है वो आप एक्सरे डायफ्रैक्शन स्टडी से सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरे डायफ्रैक्शन आपको ये बताता है कि कौन सा कैटायन जो है वो कौन से एनायन के साथ लिंक्ड है। ठीक है, या आपके पास कौन कौन सा, मतलब आपके पास जो साल्ट मौजूद है उसमें एनाइंस कौन से कैटायंस के साथ लिंक्ड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, अगर सोडियम क्लोराइड है तो आपको सोडियम क्लोराइड की बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। सोडियम क्लोराइड यहाँ पे मौजूद है, उसकी क्रिस्टलाइन स्टडी, उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो आप मालूम करते हैं, फिर उससे आप आसानी से मालूम कर लेते हैं कि इसमें सोडियम क्लोराइड मौजूद है। इस तरीके से जो एक्सरे डिफ्रैक्शन की जो स्टडीज़ है या सॉलिड्स के ऊपर जो स्टडीज़ की गई है, इसने न सिर्फ कई हज़ारों सॉलिड स्ट्रक्चर्स को सॉल्व किया है, बल्कि इसने वैलेंसी के कंसेप्ट को भी मॉडिफाई किया है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉलिड्स बाय यूजिंग एक्सरेज, इसने वैलेंसी के कंसेप्ट को भी जो है मॉडिफाई किया है। तो अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वही है आपके पास यूनिट सेल। व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल क्या है, और यूनिट सेल को हम कौन से पैरामीटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस टर्म्स में आप यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्रिस्टल जो है ये मुश्तमिल होता है लार्ज नंबर ऑफ repetitions of a basic pattern of atoms or molecules। इसमें बेसिक पैटर्न होता है एटम्स या मॉलिक्यूल्स का, जो अपने आप को रिपीट करता है 3 डायमेंशंस में। जिस तरह कि टेक्सटाइल मटेरियल जो है उसमें एक पैटर्न जो है अपने आप को बार बार रिपीट करता है और द सरफेस ऑफ द मटेरियल, इसी तरीके से क्रिस्टल जो होता है इसमें भी एक ग्रुपिंग होती है, पर्टिकुलर ग्रुपिंग होती है एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की या आयंस की, जो रिपीट करती है अपने आप को स्पेस में 3 डायमेंशंस में। और जो फॉर्म आपके पास इसकी वजह है कि आपके पास रेगुलर पैटर्न्स क्यों बनते हैं क्रिस्टल के अंदर, वाई रेगुलर पैटर्न्स आर फॉर्म्ड विद क्रिस्टलाइन मटेरियल। इसकी वजह ये है कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स अपने आप को ऐसी पोजीशंस पे सेटल करते हैं जिनकी जिन पोजीशंस की एनर्जी सबसे कम हो, मिनिमम एनर्जी, दैट इज दे आर closer together, they are very closer together, their forces between them are very close, that is the atoms, ions or molecules do not perform translatory motion or rotatory motion, they are only restricted, they only perform restricted vibratory motion, that is the minimum energy है कि इस वजह से आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, उनमें रेगुलर पैटर्न्स होते हैं या रेगुलर एरेज होते हैं। और ये चीज़ आपको पता चलती है इसमें परफेक्ट, आप कह सकते हैं इसमें ऑर्डर होता है क्रिस्टल के अंदर, क्रिस्टल मटेरियल के अंदर ऑर्डर होता है। तो कंप्लीट आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी क्रिस्टलाइन मटेरियल की, वो उसके एक बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट में होती है, जो अपने आप को 3 डायमेंशन में रिपीट करता है और 3 डायमेंशन में रिपीट करते करते क्रिस्टल बनाता है। इस बिल्डिंग ब्लॉक को हम यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, और इसको डिफाइन किया जाता है 3 एक्सिस, दैट इज ए, बी एंड सी, दैट इज डायग्रामेटिकली आपको ये बताया गया है, दैट इज दिस इज द एक्सिस ए, ठीक, दिस इज द एक्सिस बी एंड दिस इज द एक्सिस सी, 3 डायमेंशंस में। ठीक है, और इनकी जो एंगल्स हैं, दैट इज द एंगल्स बिटवीन दीज एक्सिस, दैट इज इंटरएक्सियल एंगल्स, जिनको इंटरएक्सियल एंगल्स कहते हैं, दैट इज अल्फा
बीटा एंड गामा। ठीक है, और हर यूनिट सेल जो है ये पैरेललोपॉइड है, जस्ट लाइक अ पैरेललोग्राम पैरेललोपॉइड होता है। और इसकी 3 एक्सिस जो होते हैं ये या एक दूसरे के बराबर होंगे या नहीं होंगे, पॉसिबिलिटीज है। और इस तरीके से इनके एंगल्स जो है वो भी 90 डिग्री के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज की बुनियाद पे ये जो रिलेशनशिप्स हैं डिफरेंट एक्सिस और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्सिस एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंटरएक्सियल एंगल्स, इसकी बुनियाद पे जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं उनको 7 क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम्स में क्लासिफाई किया जाता है। और उनकी जो एग्जांपल्स हैं आपको नेक्स्ट पेज में उनकी वैल्यूज और उनकी एग्जांपल्स आपको नेक्स्ट पेज में बताई गई है, यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है, देख सकते हैं। आपके पास ट्राइक्लिनिक है पहला, इसमें तीनों की तीनों एक्सिस जो होते हैं एक्सिस की लेंथ ना बराबर नहीं होती, और तीनों के तीनों जो इंटर एक्सियल एंगल्स होते हैं वो भी बराबर नहीं होते। इसमें एग्जांपल कॉपर सल्फेट की दी गई है, पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। मोनोक्लिनिक में तीनों की तीनों इंटर एक्सियल एंगल्स जो होते हैं वो सॉरी इंटर एक्सिस जो लेंस होती है, लेंस ऑफ द एक्सिस जो है वो बराबर नहीं होती। और जो इंटर एक्सियल एंगल्स हैं जैसे अल्फा और बीटा जो है वो 90 के बराबर होते हैं, और बीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 होता है। जैसे कैल्शियम सल्फेट है, डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट एंड सल्फर, दैट इज द मोनोक्लिनिक सल्फर। ऑर्थोरोम्बिक में भी आपके पास तीनों एक्सिस जो है वो बराबर नहीं होंगी, उनकी लेंथ बराबर नहीं होंगी, और बल्कि और तीनों इंटरएक्सियल एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर है। जैसे लेड क्रोमेट है, बैरियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, और ऑर्थोरोम्बिक सल्फर है। टेट्रागोनल में ए बी के बराबर होता है लेकिन बी सी के बराबर नहीं होता, या ए बी सी के बराबर नहीं होता। चूंकि ए बी के बराबर है तो ए बी सी के बराबर नहीं होगा, बी बी सी के बराबर नहीं होगा, लेकिन तीनों के तीनों एंगल्स बराबर हैं 90 डिग्री के। जैसे कि टेन ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, पोटाशियम बाय फॉस्फेट। ब्रोमोहाइड्रल में ए बी सी तीनों बराबर है। अल्फा और बीटा जो है इक्वल टू गैमा, बट दे आर ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ग्रेटर है, एंड लेस देन 120 डिग्री, दैट इज सोडियम नाइट्रेट, स्टिबियम बिस्मथ एंड कैल्साइट। Hexagonal, A is equal to B and they are not equal to C. Alpha and beta is equal to 90 degree, gamma is equal to 120 degree, that is mercury, sulfide, graphite, ice, and magnesium. Cube, simple, that is A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. For example, calcium fluoride, zinc sulfide, iron sulfide, and sodium fluoride. सो ये यूनिट सेल्स जो है अगर आपने आपको 3 डायमेंशन में रिपीट करें, 3 क्रिस्टलाइन 3 डायमेंशन स्पेस में अपने आप को रिपीट करें, और मतलब ये कि जब ये स्टैक एक दूसरे के साथ ऊपर एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ चमट कर या एक स्टैक बनाते हैं, झमगट्टे बना के यूनिट सेल्स अपने आपको 3 डायमेंशन में या स्पेस में अपने आप को रिपीट करें तो उससे एक परफेक्ट क्रिस्टल बनता है, जो आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली बताया जा रहा है। और इन यूनिट सेल्स के जो कॉर्नर्स होते हैं, द कॉर्नर्स ऑफ एन एरे, इस एरे जो आपके पास जो अरेंजमेंट है, दैट इज द रिपीटिशन ऑफ यूनिट सेल, इसके जो कॉर्नर्स हैं इस एरे के, जो मतलब देख सकते हैं आपको ये डॉट नजर आ रहे हैं, डॉट ब्लैक डॉट्स, ये कॉर्नर्स हैं इस एरे के। ठीक है, ये कॉर्नर्स जो है, इन कॉर्नर्स को क्या कहते हैं, पॉइंट्स ऑफ स्पेस लैटिस। इसको पॉइंट्स ऑफ स्पेस लैटिस कहते हैं या लैटिस पॉइंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, और ये याद रखिए कि हर पॉइंट लैटिस या हर पॉइंट ऑफ स्पेस लैटिस की जो मतलब अगर एक पॉइंट ऑफ लैटिस की सराउंडिंग जो होती है, अगर उसको दूसरे पॉइंट लैटिस की सराउंडिंग के साथ कंपेयर किया जाए तो उनकी सराउंडिंग्स एक जैसी होती है, आइडेंटिकल होती है। They have identical surroundings. That is, each of the point of space lattice has identical surroundings to the other point of the space lattice. तो इसके पास ये आपके पास स्पेस रेगुलर, इन आपके पास स्पेस लैटिस को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एक रेगुलर इनफाइनाइट एरे है पॉइंट्स की स्पेस में। इनफाइनाइट एरे ऑफ पॉइंट्स में हम पॉइंट जो अपने आप को रेगुलर पैटर्न में अरेंज करते हैं और 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज करते हैं। मतलब जब यूनिट सेल्स अपने आप को 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज करें तो उससे जो एरे बनती है, उस एरे को आप क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस कहते हैं। एट ईच ऑफ दी स्पेस लैटिस, अगर हम तमाम स्पेस पॉइंट्स पे या लैटिस पॉइंट्स पे अगर आप एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को रख दें या आइंस को रख दें तो उससे आपके पास एक क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है।
अब मजीद अगर आप लगे आगे आगे जाए तो ये चीज़ सामने आती है कि जो लैटिस पॉइंट्स हैं या स्पेस पॉइंट्स ऑफ स्पेस लैटिस है, वो ना सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। अगर वो मतलब उनकी बुनियाद, अगर उनको क्लासिफाई, क्योंकि आप क्लासिफिकेशन इस बुनियाद पे भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ लैटिस पॉइंट्स जो है वो सिर्फ कॉर्नर्स पे हो, तो इस किस्म के लैटिस या इस किस्म के सेल को प्रिमिटिव सेल कहते हैं। प्रिमिटिव सेल को पी से लिखा जाता है। लेकिन जो आपके पास पॉइंट्स स्पेस लैटिस है या लैटिस पॉइंट्स है, वो ना कॉर्नर्स, लाजमी बात नहीं है कि वो कॉर्नर्स पे हो, कॉर्नर्स के अलावा भी दूसरी जगहों पे भी हो सकते हैं, जैसे कि वो इस क्रिस्टल सेल के सेंटर में भी हो सकते हैं, और सेल के फेसेस के सेंटर में भी हो सकते हैं, और अपोजिट पेयर्स ऑफ फेसेस के सेंटर्स में भी हो सकते हैं। इस वजह से आपके पास इनको मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। प्रिमिटिव वो होता है जिसमें तमाम पॉइंट्स जो होते हैं, लैटिस पॉइंट्स जो होते हैं, वो कॉर्नर्स पे होते हैं। और एक होता है बॉडी सेंटर्ड, जिसको यहाँ पर एल से जाहिर किया गया है। बॉडी सेंटर्ड में आपके पास जो एक, in addition to the space, that is points, that is lattice points at the corners, there are points. There is a point, for example, if you consider this single unit cell, a single unit cell, consider the way there is a point at the center of the of this body, that is at the center of this unit cell, and it is located at the point of the intersection of the body diagonals. The body diagonal, इस unit cell के body diagonals की बिल्कुल सेंटर पे आपके पास जो है ये मौजूद है। ये पॉइंट है, या जो स्पेस पॉइंट है या लैटिस पॉइंट है, इस किस्म के यूनिट सेल को हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। और अगर आपके पास जो इन एडिशन टू कॉर्नर्स, अगर आपके पास कॉर्नर्स के साथ साथ आपके पास जो जो लैटिस पॉइंट्स हैं या जो पॉइंट्स ऑफ स्पेस लैटिस हैं, वो अगर आपके पास इन फेसेस, जो फेसेस हैं इनके इंटरसेक्शनल, इनके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे अगर ये मौजूद हो, ये आपके पास लैटिस पॉइंट्स, तो इस किस्म के आपके इस किस्म की जो यूनिट सेल होते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? फेस सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। और अगर आपके पास जो इन एडिशन टू कॉर्नर्स, अगर आपके पास स्पेस जो या लैटिस पॉइंट जो है, दे आर they are present, yeah, they are located at the centers of the intersections of the diagonals of the opposite pair of faces. That is, आप देख सकते हैं अपोजिट, these are opposite to each other, बिल्कुल आमने सामने इन फेसेस के सेंटर्स में, दैट इज इन फेसेस के पॉइंट ऑफ इन फेसेस के जो इंटरसेक्शनल पॉइंट्स हैं, वो इंटरसेक्शनल पॉइंट्स जिन पे फेसेस के डायगोनल्स एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, उस पे अगर ये पॉइंट्स मौजूद होंगे, इस किस्म के स्पेस लैटिस या इस किस्म के यूनिट सेल को, सॉरी, हम क्या कहते हैं? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। और इनकी तीन टाइप्स हैं, आप नीचे देख सकते हैं। एक वो है जिसमें आपके पास वो फेज जिसमें आपके पास लैटिस पॉइंट है इसके सेंटर में, उसमें सिर्फ बी और सी एक्सिस है। एक वो है जिसमें ए और सी एक्सिस है। अच्छा, इसमें अगर बी और सी एक्सिस है तो उसमें ए एक्सिस नहीं है, अगर इसमें ए और सी एक्सिस है तो उसमें बी एक्सिस नहीं है, और इसमें ए और बी एक्सिस है तो उसमें सी एक्सिस नहीं है। तो इस बुनियाद पे आपके पास जो पिछली अरेंजमेंट है जो आपने सारी देखी, जिसमें 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम्स का आपने जिक्र किया, आपके पास क्या, आपके पास जो क्रिस्टलाइन लैटिस जो है वो या लैटिस जो आपके पास यूनिट सेल है, यूनिट सेल में आपके पास जो सेंटर्स और जो स्पेस लैटिस पॉइंट्स होते हैं या पॉइंट्स ऑफ स्पेस लैटिस होते हैं, वो कॉर्नर्स के अलावा बॉडी सेंटर्ड, मतलब बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है, फेस सेंटर्ड भी हो सकता है, एंड सेंटर्ड भी हो सकता है। उसकी बुनियाद पे आपके पास क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स को 14 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। 14 स्पेस लैटिसेस में, पॉसिबल स्पेस लैटिसेस में डिवाइड किया जाता है, जिनको सबसे पहले एक मैथमेटिशियन ने जो है इनोमिनेट किया, जिसको ब्रावाइज कहते हैं, 1948 में। और उन 14 को लैटिसेस को ब्रावाइज लैटिसेस कहा जाता है। और उनकी जो आपकी शक्लें हैं नीचे नीचे दिखाई जा रही हैं, ये सारे आपको दिखाए जा रहे हैं, देख सकते हैं। प्रिमिटिव है, बॉडी सेंटर्ड है, एंड सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, मुख्तलिफ किस्म के। और ये टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में 4 टाइप्स हैं, हम देख सकते हैं। प्रिमिटिव, ठीक है, इस तरीके से एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। इस तरीके से सिमिलरली और पे भी ये चीज़ अप्लाई होती है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है यहाँ तक इख्तिताम पज़ीर हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे अबाउट दी डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी के मुख्तलिफ मेथड्स भी डिस्कस करेंगे, हम ब्रैग्स इक्वेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
अल्लाह हाफ़िज़।